नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया। आज आपको बताएंगे नेपाल हिंसा की पूरी कहानी A to Z। साथ ही बात करेंगे नेपाल हिंसा का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा। उसके बाद बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में और अंत में बात करेंगे मोदी सरकार के किस कदम को ओवैसी ने शर्मनाक बता दिया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अश कपूर, आप देख रहे समय इंडिया एट 9। पहले बात करते हैं नेपाल हिंसा की पूरी ABCD के बारे में। नेपाल में बीते कुछ दिनों से हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। छोटे छोटे विवाद अब हिंसा का रूप ले चुके हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर के कई जिलों तक आगजनी और प्रदर्शन की चपेट फैल गई है। आज आपको बताएंगे नेपाल हिंसा की पूरी कहानी। नेपाल इस समय अशांति की आग से झुलस रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और जातीय विवाद के बीच सड़कों पर लोग उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। भीड़ ने वाहन और दुकानों में तोड़फोड़ की और कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। हिंसा की शुरुआत उस समय हुई जब विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और विरोधी मोर्चे का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते विरोधी हिंसक हो गए। सुरक्षा बलों ने हालत काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का दागना शुरू कर दिया। कई जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति सामने आई। इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल में लोग इतने नाराज क्यों हैं। दरअसल लगातार राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आम जनता का गुस्सा बढ़ चुका है। हाल ही में कुछ सरकारी फैसलों ने आग में घी डालने का काम करा और यही वजह है कि जनता सड़कों पर उतर आई। नेपाल सरकार का कहना है कि हालत काबू में है और बातचीत के जरिए समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार आम जनता की तकलीफें आंखें मूंद कर बैठी हुई है और इसी बीच आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ना उनके पास रोजगार की गारंटी है, ना महंगाई से राहत और अब ऊपर से हिंसा और कर्फ्यू की मार। तो ये थी नेपाल हिंसा की पूरी कहानी, जहां जनता के गुस्से ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। अब सबकी नजर में ये बात है कि क्या नेपाल सरकार बातचीत के जरिए हल निकाल पाएगी या फिर हिंसा और ज्यादा फैल जाएगी। अब बात करते हैं नेपाल हिंसा का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रियों के आवास और सरकारी भवनों को निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। हालत इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस हिंसा का सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SSB की गश्त भी तेज कर दी गई है और स्थानीय पुलिस को चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए हैं। सीमा पर सुरक्षा एजेंसी की बैठक हो रही है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। रेल सेवाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं और सीमावर्ती स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नेपाल की जनता लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। सोशल मीडिया बैन ने गुस्से को और बढ़ा दिया और अब सरकार के खिलाफ ये आंदोलन हिंसा का रूप ले चुका है। तो ये थी नेपाल हिंसा और बिहार में अलर्ट की पूरी कहानी। अब देखना यह होगा कि नेपाल की सरकार हालत को काबू कर पाएगी या फिर आग और फैलती जाएगी। भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क है और बिहार चुनाव पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। आज देश की राजनीति में सबसे अहम सवाल यह है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। आज हमें इसका भी जवाब मिल गया। आपको बता दें, एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में तमिलनाडु से आने वाले अनुभवी नेता CP राधाकृष्णन को मैदान में उतारा था। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया था। मौजूदा उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे के बाद आज यानी 9 सितंबर को संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग कराई गई। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली और इसी दौरान प्रधानमंत्री समेत सांसदों ने गुप्त मत में अपना वोट डाला। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 98 से 100% तक वोटिंग हुई और खास बात यह है कि विपक्ष ने भी पूरी ताकत से भागीदारी दिखाई। हालांकि कुछ दल जैसे कि BRS और BJD ने किसानों की समस्याओं का हवाला देकर मतदान से दूरी बनाई। आज शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई और परिणाम घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, 767 वोट पड़े, जिसमें 15 अवैध करार दिए गए। चुनाव में एनडीए को 452 वोट मिले और इंडिया ब्लॉक को 300।
इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन ये चुनाव जीत गए। राजनीतिक समीकरण को देखते हुए एनडीए को संसद में स्पष्ट बहुमत का फायदा था। ऐसे में माना जा रहा था कि सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है, लेकिन विपक्षी एकता के चलते यह मुकाबला और रोमांचक बन गया। अब बात करते हैं, मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी इजराइल से डील कर ली जिसे देखकर ओवैसी ने शर्मनाक बता दिया। भारत और इजराइल ने हाल ही में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे और निवेशकों को और सुरक्षा मिलेगी। भारत का मानना है कि इससे कारोबारी माहौल बेहतर होगा और विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस कदम से घरेलू राजनीति में नई बहस छिड़ गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बेहद असंवेदनशील बताया और उनका कहना है कि जब गाजा में लोग भूखे, मौत और नरसंहार जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तब भारत को इस तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि भारत को किसी भी प्रो इजराइल खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उनका कहना है कि भारत की पारंपरिक नीति हमेशा से फिलिस्तीनी समर्थक रही है और हमें उसी का कायम रहना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मानवीय मूल्यों को नजरअंदाज कर रही है। एक तरफ गाजा में जारी त्रासदी और दूसरी तरफ भारत इजराइल का यह नया समझौता। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह फैसला भारत की विदेश नीति में कोई नया दिशा ला के देगा या फिर घरेलू राजनीति में नया विवाद का मुद्दा बन जाएगा। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे हमारे साथी विक्रम।